नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संजीवनी समाचार। और आज मेरे साथ जुड़े हैं छपरा शहर के प्रसिद्ध फिजिशियन, चिकित्सक एवं सदर अस्पताल के सेवानिवृत्त उपाधीक्षक डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी। और आज हम लोग बात करेंगे स्नेक बाइट के बारे में। दरअसल बाढ़ और बरसात शुरू हो चुकी है, ऐसे में सर्पदंश यानी स्नेक बाइट की घटनाएं बढ़ गई है। ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए आपको बताएंगे डॉक्टर शंभुनाथ सिंह जी। सर, बताया जाए स्नेक बाइट की घटनाओं को लेकर इस समय किस तरह लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए? जी, बरसात का जो समय है वो स्नेक बाइट के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट समय होता है। ज़्यादा स्नेक बाइट के केसेस बरसात में ही आते हैं। तो बरसात में ऐसा होता है कि जो सांप का जो नेचुरल हैबिटेट है, जो बील या कोई जगह, वहाँ पानी आ जाने से किसी तरह का वहाँ प्रॉब्लम होने से वो बाहर निकल के इधर उधर घूमते हैं। और इधर उधर घूमने में ही उनको अगर सांप को ही अगर प्रॉब्लम होता है कि हमको लोग मारेंगे या अपने कोई उनको ऐसा दिक्कत लगता है अपने हैबिटेट के बारे में, तो उनको अपने सेफ्टी के लिए वो लोगों का बाइट करते हैं। ऐसे मैक्सिमम स्नेक ऐसे बेकार बाइट नहीं करते हैं। तो हम ये बताया जाए सर कि जो अपने देश में, अपने क्षेत्र में जो सर्प पाए जाते हैं, सांप पाए जाते हैं, उसमें कितने प्रकार के ऐसे सांप हैं जिनमें विष होता है और उनके काटने से लोगों को जान माल की खतरा होने की आशंका रहती है? अपने यहाँ जो हमारे यहाँ जो स्नेक्स हैं वो तो 80% जो 80 to 90% जो बाइट है वो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं। 10 to 20% ही हैं जो हमारे यहाँ पॉइजनस होते हैं। तो हमारे यहाँ जो स्नेक मोस्टली जो पाए जाते हैं वो कोबरा और करैट है। तो इनका जो पॉइजन है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। तो मेन हमारे यहाँ कोबरा और करैथी हैं। वाइपर भी कई कुछ पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं, तो वाइपर भी हैं। तो वैसे अपने यहाँ कोबरा और करैथी ज़्यादा हैं। तो हम जो मेन पॉइजनस स्नेक्स हमारे यहाँ हैं वो कोबरा, करैत और वाइपर ही हैं। तो ये जो अब सबसे बड़ी बात है कि पहले तो बरसात के सीज़न में निकलते हैं और अपने जो बाइट करते हैं, बाइट करने में भी जो आदमी को बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, क्योंकि 80% to 90% जो स्नेक आपको काटते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं। 10 to 20% है वो पॉइजनस बाइट है। तो उसमें भी अब नेचर ऑफ बाइट है, साइट ऑफ बाइट है, कितना पॉइजन आप में इंजेक्ट किया है जो स्नेक, इस पर आदमी को सिम्टम और साइन डिपेंड करते हैं और उसकी फैटेलिटी भी इसी पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम जान लें कि हमारे यहाँ जो मेन 3 है पॉइजनस स्नेक, करैत, कोबरा और वाइपर। तो हम लोगों के यहाँ जो मेन है करैत और कोबरा है। तो ये अगर बाइट कर लेते हैं तो हम लोग अब इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप पहली बात है कि आपको बिल्कुल इसके लिए घबराना नहीं है, एकदम शांत रहना है और मूवमेंट को अपना स्टिक कर देना, एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए, मूवमेंट मत कीजिए। पहले लोग ऐसे करते थे कि आगे टूर्निकेट बांध देते थे, जहाँ का बाइट हुआ है उसके ऊपर कभी कभी लोग उसको चीर के निकालते हैं। तो ये सब प्रथा ठीक नहीं है और इससे फ़ायदा नहीं होता है, घाटा ही होता है। तो टूर्निकेट से भी कोई बहुत फ़ायदा नहीं होता है। अधिकांश लोग तो उसे इतना टाइट बांध देते हैं कि आर्टेरियल सप्लाई भी बंद हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो जाता है, तो वो गैंग्रीन का भी डर हो जाता है। तो पहले एक चीज़ बताया जाए सर, खासकर अभी अपने इलाके में आज भी लोगों में सर्पदंश की घटनाओं को लेकर अंधविश्वास फैला हुआ है। सर्पदंश होने के बाद लोग अस्पताल जाने के बजाय ओझा गुनी और तांत्रिक के यहाँ झाड़ फूँक कराने जाते हैं। क्या यह उचित है? ये तो बिल्कुल ही अनुचित है। ओझा गुनी, झाड़ फूँक, इससे स्नेक बाइट बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पॉइजन है, बॉडी में पॉइजन आपके चल गया तो झाड़ने से कैसे निकल सकता है? उसका मेन आप कुछ उसको एंटीडोट दीजिएगा, ट्रीटमेंट कीजिएगा, तभी न वो जो आपके अंदर जो पॉइजन गया है उसको नलीफाई करेगा, उसको डिटॉक्सिफिकेट करेगा। झाड़ने फूकने से तो बिल्कुल ही नहीं, कोई इस पर असर पड़ ही नहीं सकता है। इससे तो सर का कहना है कि तांत्रिक के यहाँ नहीं जाना चाहिए, झाड़ फूँक नहीं कराना चाहिए। सर्पदंश होने के बाद सबसे पहले लोगों को क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी आपसे देना चाहेंगे। सर्पदंश होने पर तो सबसे पहले आप
घबराइए नहीं, बिल्कुल मत समझिए कि हमको बहुत कोई डेंजरस स्थिति हो गई है। आप बिल्कुल शांत स्वभाव से रहिए और मूवमेंट अपना जितना कम है वो कीजिए। और मूवमेंट एकदम नहीं करना है। अगर 2-4 डे अगर पहुँच रहे कोई साइट पर तो पहुँच जाइए, लेकिन अगर पहुँच गए जहाँ पर जाना है आपको, उसके बाद बिल्कुल अपने घर ही में आ गए तो एकदम लाई डाउन हो जाइए, एकदम फ्लैट पड़ जाइए। और सबसे अच्छा है कि जिस साइट पर आपको काटा है, जहाँ मैंने पैर पर काट लिया, हाथ पर काट लिया, तो उसको इमोबिलाइज कर दीजिए। मैंने कैसे स्प्लिंट लगा देते हैं, कूट लगा देते हैं, किसी तरह से लगा के उसको हल्का सा रैप कर दीजिए कि उस पार्ट का मूवमेंट नहीं हो। मूवमेंट नहीं होने से ऐसा होगा कि जो पॉइजन है उसका सर्कुलेशन काफ़ी स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे आएगा। और उसको आप तुरंत घर पर कुछ इलाज कर नहीं सकते हैं, रीएश्योरेंस कर सकते हैं, इमोबिलाइज कर सकते हैं और तुरंत सदर अस्पताल लेकर आ जाइए या अपने पीएचसी पर लेके चल आइए। सांप की एंटी स्नेक वेनम करते हैं, उसका एंटीडोट है, वो हर एक पीएचसी पर और हर एक सदर अस्पताल, सब डिविजनल हॉस्पिटल में इन प्लेंटी अवेलेबल है। और ये अगर टाइम से आप पहुंच गए तो 100% इसमें क्योर है। तो सबसे पहले आप उसको पहुंचिए। और अब कहते हैं कि अब हॉस्पिटल में उसके ट्रीटमेंट की बात हुई तो कोबरा है या कैरेट है, तो हमारे पास या वाइपर है, तो हमारे पास जो मल्टीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम है, तो इसमें कोबरा, कैरेट और वाइपर तीनों का जो पॉइजन है उसका एंटीडोट बना के रखा हुआ है, तो उसी को हम लोग देते हैं। कोई भी पेशेंट ये नहीं कह पाता है कि हमको कोबरा काटा है या कैरेट काटा है या वाइपर काटा है, अनलेस एंड अनटिल उसको खुद देख ले लिया हो। एक चीज़ बताया जाए सर कि अगर सर्पदंश किसी व्यक्ति को हो जाती है, अस्पताल लाया जाता है, तो ये पहचान करने में, उसका सिम्टम पता करने में कितने देर तक का जो है इंतज़ार किया जाता है कि उसे विषैले सांप के द्वारा काटा गया है या विष विहीन सांप के द्वारा काटा गया है? ऐसे जो पेशेंट का जो मेन सिम्टम जो हम जो अब स्नेक बाइट जो है वो 2 ग्रुप में बांट देते हैं। एक तो रहता है जो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजनस होते हैं, न्यूरोटॉक्सिक मतलब जो नर्व पर अफेक्ट करते हैं, और दूसरा हीमेटोटॉक्सिक। हीमेटोटॉक्सिक मतलब जो ब्लड को कोगुलेट कर देते हैं। तो यही 2 पॉइजनस स्नेक हैं और यही 2 सिम्टम्स आते हैं, न्यूरोटॉक्सिक और हीमेटोटॉक्सिक। तो ये बाइट के साइट पर बहुत डिपेंड है। जैसे कि पैर में काट लिया जहाँ पर वेस्कुलरिटी बहुत कम है, तो हो सकता है 2 से 3 घंटा में इसका इफेक्ट आने लगे। अगर पैर ही में काट लिया और वहाँ वेन वगैरह है, वेन पर काट दिया तो तुरंत वो डिसेमिनेशन पॉइजन का हो जाता है, तो हाफ एन आवर में वो हो जाएगा। इसलिए इसको हाफ एन आवर टू 1 to 2 आवर्स रखिए। इसमें अब हमारे यहाँ जब आएगा हॉस्पिटल में तो हम लोग उसको अब उसको डायग्नोज करते हैं कि क्या उसमें किस टाइप का पॉइजन है, हीमेटोटॉक्सिक है या न्यूरोटॉक्सिक है। तो न्यूरोटॉक्सिक में तो सबसे एक पहचानने का तरीका है कि आपको कोबरा और कैरेट का जो बाइट हुआ है, तो आदमी जो पॉइजन का इफेक्ट होगा तो फेस वगैरह पर आएगा, आवाज़ उसकी बदल जाती है। एक और देख रही है कि बोलते बोलते उसका नेजल टंग वॉइस नाक से बोलने लगेगा, तो कहते नकिया रहा है, बोल रहा है ठीक अपने से वो, लेकिन आवाज़ जो है वो नर्व डैमेज के कारण साफ नहीं आता है। दूसरा है कि बहुत आप देखिएगा कि एडवांस स्टेज में डिप्लोपिया, आँख का जो दोनों आँख की जो पपनियाँ हैं, आईलिड है, वो सब टोसिस नीचे गिर जाता है। आँख बहुत कोशिश करेगा तभी भी उठता नहीं है, तो वो आई का जो नर्व है उसको वो पैरालाइज कर देता है। उसी तरह सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। अगर रेस्पिरेटरी मसल के नर्व को वो अगर डैमेज कर देगा, उसके इफेक्ट कर लेगा, तो वो सांस नहीं ले पाएगा। थूकने में दिक्कत होगा, तो थूकने में दिक्कत होगा कि कुछ निगल नहीं सकता है, कुछ स्पीड करना चाहता है तो नहीं कर सकता है। तो ये होगा न्यूरोटॉक्सिक। आपको एकदम आप खुद ही पहचान सकते हैं कि बिल्कुल गर्दन के ऊपर उसको देखिएगा तो आँख में टोसिस होगा, आँख गिर जाएगा, नाक से बोल नहीं पाएगा, मुंह से कुछ आवाज़ निकाल रहा है तो बड़ा व्हिस्परिंग साउंड आता है, ब्रेथलेसनेस हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में तो हम लोग उसको एंटी स्नेक वेनम देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और काफ़ी एडवांस स्टेज जब हो जाता है तब उसमें वेंटिलेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, जबकि रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। लेकिन
हम यहाँ जो देखे हैं 10-15 साल डीएस रहे हैं, तो हम जब देखे हैं वहाँ पर 99% केसेस को हम लोग यहीं ठीक कर लिया है। 1 या 2% केस के लिए पीएमसीएच भेजे हैं, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी है। तो मेन है आप टाइम पर आ जाइए। और दूसरा जो बाइट है को वाइपर का, तो वाइपर का बाइट जो है वो हीमेटोटॉक्सिक होता है। ये जहाँ साइट पर बाइट करेगा वो वहाँ लोकल स्वेलिंग हो जाएगा, पैर पर यहाँ पर जहाँ काटेगा वह बहुत फूल जाएगा और वहाँ से जो ब्लड जो वहाँ से पॉइजन आएगा वो ब्लड को जाके जो ब्लड वेसल पर जाते कि करता है, ब्लड को कोलेट करता है। तो देखिएगा नाक से ब्लड आएगा, मुंह से ब्लड आ जाएगा। ये वाइपर बाइट का है कि जब आपको ब्लड आने लगे तो समझिए कि ये वाइपर का बाइट है। और जो नेजल ट्वेंगोवायरस डिप्लोपिया, सांस में प्रॉब्लम है, तो वो कोबरा करैत का बाइट है। तो ये तो साधारण एक तो पहचानने की चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने जो है जानकारी दी स्नेक बाइट के बारे में, सर्पदंश के बारे में। लोगों को आपने बताया कि सर्पदंश होने के बाद तांत्रिक के यहाँ न जाएं, झाड़ फूँक नहीं कराएं, सीधे अस्पताल पहुँचे और अस्पताल पहुँचने पर तब तक इंतज़ार करें जब तक चिकित्सक की देखरेख में आपको रखा जाता है और किसी तरह का लक्षण परिलक्षित होने पर आपका इलाज होगा। अगर कोई विष विहीन सांप ने आपको काटा है और आप में सर्पदंश का कोई लक्षण नहीं पाया जाता है, विष नहीं पाए जाते हैं, तो आपको पुनः अस्पताल से छुट्टी कर दी जाती है। वैसे बरसात के समय में और बाढ़ के समय में जल जमाव वाले इलाकों में आप सांप से बचें और इसके लिए आवश्यक सावधानी अपने स्वयं बरतें। धन्यवाद। संजीवनी समाचार के साथ जुड़े रहें, बने रहें। और अगर आपने संजीवनी समाचार को लाइक व फॉलो नहीं किया है तो लाइक व फॉलो ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।